विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें आपको लिखना है यहां पर, इन लीटर, किसमें, लीटर में। अब अगर आपसे इसका एसआई यूनिट पूछे कि मोलरिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, आप बताओ। मोल की संख्या का क्या होगा, मोल, इसको तो मोल ही लिखेंगे, और विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में, तो क्या हो जाएगा, लीटर, यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। हाँ, अब इससे सवाल कैसे कैसे बनेगा उसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। कोई नहीं आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो। चला आगे, कोई बात। ये डेफिनेशन भी पूछता है, फार्मूला भी पूछता है, और इसका यूनिट भी पूछता है, ऐसा यूनिट तीनों ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल यहां से कैसे बनेगा, हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहां से 3-4 प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, तीन प्रकार के, तो तीनों प्रकार के न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। चला, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, लिख लो, थोड़ा जल्दी लिख लो। अब देखिए क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि 1 लीटर विलयन में HCl का 4 मोल उपस्थित है, तो इसकी मोलरता क्या होगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे, आपको चिंता मत करिए। मोलरिटी बराबर क्या होता है, सूत्र नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना है नंबर ऑफ मोल, 4, वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में कितना है वॉल्यूम, 1, यानी मोलरिटी क्या हो गया आपका, 4 हो गया मोलरिटी। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ दे दूसरा कि 20 लीटर विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मोल उपस्थित हैं, तो मोलरता क्या होगी, 4 हो जाएगी, 1/4 होगी ना जी। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, एंड वॉल्यूम कितना है आपका 20 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। और इसे हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं 0.25 कैपिटल एम, है ना, ये कैपिटल एम का मतलब ये मोल पर लीटर, है ना, इसको मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हो, मोल पर लीटर, या फिर इसको आप कैपिटल एम भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ये तो बेसिक सा सवाल हुआ। अब इसके बाद और कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसे हम लोग देखते हैं। चला आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि एक 500 ml विलयन में 80 ग्राम NaOH घुला है, यहां पर ये विलयन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 500 ml विलयन है, उसमें 80 ग्राम NaOH घुला है, तो इसकी मोलरता क्या होगी। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, अब यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, इसके लिए ना आपको क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल निकालने आना चाहिए। हाँ, अभी क्वेश्चन को लिखिएगा, थोड़ी देर रुक जाइए। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने आना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालेंगे समझिएगा पहले। अब हमें यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, तो मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मास ऑफ विलय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, है ना, विलय का द्रव्यमान जो है वो बटे उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो। इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर मास। उस सवाल को करेंगे तब तक क्लियर हो जाएगा अभी, बटे मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे मैं पूछ लूं, ये बताइए कि 98 ग्राम H2SO4 में इसके मोल की संख्या कितनी होगी, समझना, इसके मोल की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ये सवाल दे दिया। अब आपको फॉर्मूला यहां पर पता है, विलय का द्रव्यमान, नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको, मोल की संख्या निकालनी है आपको, तो विलय का द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम, और इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। अब आणविक द्रव्यमान निकालिए, कितना होगा, ऑक्सीजन है 4 गो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 64, इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए, कितना होता है 64 हो गया, मतलब 4 ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन से पहले जोड़ो, 2 गुना 1 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस इसका कितना हो जाएगा 64, तो टोटल इसको कैलकुलेट करिएगा कितना हो जाएगा 98 ही आएगा क्या। अब 98 बटे क्या कर दीजिए 98 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1 आ गया। यहां पर हम मान लीजिए 196 ग्राम दे देते, 196 ग्राम H2SO4 में इसके मोल की संख्या बताइए कितना हो जाता। अब जैसे ऐसे ये क्वेश्चन करो, 73 ग्राम HCl में इसके, या 73 को 146 कर लीजिए, 146 ग्राम HCl में इसके मोल की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना एटॉमिक मास है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो 35.5 होता है, मैं दे रहा हूं यहां पर भी आपको, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 146 ग्राम ऑफ HCl। 146 ग्राम HCl में इसके मोल की संख्या कितनी होगी बताइए। अरे फॉर्मूला आपको पता है, मोल की संख्या बराबर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 146, और इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ ना HCl का कितना हो जाएगा 1 + 35.5, 36.5 होगा ना जी, 36.5 कर दीजिए, इसको कल काटिएगा तो कितने से कटेगा ये 4 से, तो कितना हो गया। अब इस तरह का पूछे तो बता दीजिएगा ना, ठीक है। चलिए अब ये सवाल अब आपके लिए चुटकी भर का सवाल हो जाएगा, या इस सवाल को करिए, आपके लिए आसान है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है, वॉल्यूम आपको पता है, मोलरिटी का सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। निकालिए क्या आएगा, निकाल के देखते हैं, हमको भी पता नहीं है। NaOH का मास निकाल लीजिए, क्या है पहले 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकालिएगा तो 80 बटे क्या हो जाएगा 40, कितना आ गया 2।
अब यहां पर ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर है बाबू, तो वॉल्यूम इन लीटर तो 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करिएगा कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, ये कटा क्या हो गया 2/1/2 यानी कितना आ गया 4, यानी मोलरिटी जो आ गया इसका 4 आ गया। ठीक है, अब इस तरह का सवाल अगर आप लोगों से पूछेगा आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, मोललिटी की बात करते हैं। मोललता, मोललता क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फटाफट से इसे लिख लीजिए, किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, यहां से इसी सब प्रकार का न्यूमेरिकल बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, नाउ मोललिटी लिखिए, बालू का सूत्र बताओ। अच्छा, बालू का सूत्र SiO2 है ना, SiO2। आनंद बाबू अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहे हैं, अच्छा जी। चलो, एक संभव है, बोला ब्यूटी वेयर आर यू फ्रॉम, ब्यूटी का वो पता नहीं बाबू पढ़ लो। गजब गजब सब है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं मोललिटी, मोललिटी या फिर जैसे हम कहते हैं मोललता। इसका क्या होता है याद रखिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक यहां पर विलयन नहीं है, विलायक है यानी सॉल्वेंट है, 1 केजी सॉल्वेंट में मौजूद विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल की संख्या लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। इसे याद रखिएगा, इसे स्मॉल m से निरूपित करते हैं, इसे स्मॉल m से निरूपित करते हैं। एंड इसका सूत्र याद रखिएगा मोललता का, मोललिटी, इसका सूत्र है नंबर ऑफ, लिख लीजिए विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बटे विलय का, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। हाँ, अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स ऐसा यूनिट इज मोल पर केजी, क्या हो जाएगा मोल पर केजी। अब इसका हम लोग करते हैं कैसे, यहां से न्यूमेरिकल बनता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले आप इसे लिखो, चलिए नाउ अब यहां पर इसे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला है, तो इसकी मोललता क्या होगी। हाँ देखते हैं, अभी तो पहले कैलकुलेट करिए। आप क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा, अच्छा रूम पे लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, ओके ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसको, यहां पर क्या होगा मोललिटी, मोललता बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल यानी मोल की संख्या बटे क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। बहुत बढ़िया, विलायक का द्रव्यमान। अब यहां पे बताओ मोल का संख्या निकालिएगा, क्या हो जाएगा 20/40 यानी 1/2, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल हमारा आ गया 1/2। ठीक है जी, और विलायक का द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पे बताइए, विलायक का 100 ग्राम विलयन है, इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो विलायक 80 ग्राम होगा कि 120 ग्राम होगा बताइए। विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम होगा, कि विलयन बराबर क्या विलय प्लस विलायक, विलायक का द्रव्यमान आपको निकालना है, विलयन का दिया हुआ है और विलय का दिया हुआ है, तो विलायक कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा, इतना बटे 80। अब बटे कितना, ये केजी में लिखना है ना, 80 बटे क्या हो जाएगा 1000, यानी कि इसको हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे, बटे क्या हो जाएगा 80 गुने 2। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 8 दूनी 16, 4 से कितने बार में कटेगा ये, 4 से काट दीजिए 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25/4 है ना, ये 6.25 m आ जाएगा, या फिर 6.25 मोल पर केजी। ठीक है, जिसका भी आया है मतलब उसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे मूव करें। ठीक, अब एक क्वेश्चन और कर लें क्या इससे रिलेटेड, चलिए लिख लीजिएगा, 5 केजी पानी में 146 ग्राम NaCl घुला है, तो इसका मोललता क्या होगा। ये थोड़ा उससे आसानी है, तो बताइए। इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 3 चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सबसे ज्यादा समय लेता है जी। हाँ 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 जाइए, निकालें इसको, निकल गया आप लोगों का, देखते हैं आपका नंबर ऑफ मोल पहले निकालिए, अभी निकाले थे ना नंबर ऑफ मोल, कितना हो जाएगा 146/36.5, ये होगा ना, यानी कितना आ जाएगा 4। एक मिनट सॉरी, रुक जा, हाँ समझ गया। यहाँ पर इसको फिर थोड़ा चेंज कर लीजिए, मैंने HCl समझ के दे दिया, ये क्वेश्चन बदल लो थोड़ा सा, यहाँ पे NaCl रखिए इसको, और इसको कर लो 35.5 प्लस कितना हो जाता है 23, तो ये हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, इसको आप 2 कर दीजिए,
कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 117 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा पहले। NaCl है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाय 35.5 प्लस 23, यही होगा ना। तो ये आपका 2 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको मोललिटी निकालना है। तो मोललिटी निकालिएगा क्या हो जाएगा, 2 हो गया नंबर ऑफ मोल। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास यहाँ पर पानी जो है क्या सॉल्वेंट है, तो इसका मास आपको दिया है कितना 5 kg, तो सीधा 2/5 हो जाएगा और इसको निकालिएगा क्या हो जाएगा 0.4। इस तरह से दूसरा न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। इतने तरह के न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आपके बनेंगे, इससे ज्यादा आप कोई भी वनडे एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर नहीं बनेगा। हाँ, नीट वगैरह का देते हैं तो अलग है, उसमें तो कुछ भी पूछते हैं, बहुत हाई लेवल का पूछते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम आप कोई भी देंगे इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाँ 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 नहीं घटाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पानी का द्रव्यमान दिया है ना, और यहाँ पर पानी क्या है सॉल्वेंट है, ये नमक क्या है आपका सॉल्यूट है, और आपको किसका द्रव्यमान लेना होता है इसमें, सॉल्वेंट का द्रव्यमान लेना होता है। यहाँ पर इसलिए सॉल्वेंट का द्रव्यमान दिया था 5 kg ले लिए, लेकिन इस सवाल में देखिएगा, इस सवाल में आपका सॉल्यूशन का द्रव्यमान दिया था, है ना, 100 ग्राम विलियम था, कह रहा था उसमें 20 ग्राम NaOH है, हमको सॉल्वेंट का द्रव्यमान निकालना होगा तो 100 में से क्या करेंगे 20 घटाएंगे, बात समझ में आ गया, इसलिए अलग अलग है। तो सवाल को देखना है किस तरह से पूछता है, उस हिसाब से आपका सॉल्व करना है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा मान लीजिए आज तो स्टार्ट ही हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये कम से कम ये टॉपिक जो है आपका मान लीजिए मिनिमम परसों तक चलेगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमाणु संरचना, पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले किस किस के बारे में है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, है ना, ठीक है, हम लोग पहले इसमें जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें उप परमाणविक कण के बारे में, उप परमाणविक कण या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद हम लोग पॉजिट्रॉन क्या है उसकी बात करेंगे, न्यूट्रिनो क्या है ना, मेसॉन पार्टिकल क्या है ना, डॉट पार्टिकल क्या है, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरे इस टॉपिक के अंदर, परमाणु मॉडल। इसमें हम लोग बात करेंगे कि डाल्टन का मॉडल क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, या जैसे हम लोग तरबूज मॉडल भी बोलते हैं या थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं। फिर रदरफोर्ड मॉडल क्या था, बोर मॉडल क्या था, ये सब डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी परमाणु संख्या एंड द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। किसी का डाउट है क्या इधर, क्या कोई डाउट है तो बताइए, आवाज नहीं आ रहा है, चैप्टर छूट गया, पहले इसको पढ़ेंगे फिर एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं ना। अच्छा कलर चेंज करें अच्छा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कलर। चैप्टर जो मतलब छूट वो जो आपका है ना एसिड बेस, इसके बाद पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर। अगर चैप्टर की बात हो रही है कलर से बदल देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, ये सब पढ़ेंगे एक क्लास में। और इसके बाद एक रहेगा इसी में वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें क्या वैलेंसी यानी संयोजकता एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आज हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग ये सब एटॉमिक पार्टिकल को कम से कम क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल को पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। हट जाए, अच्छा ठीक। आइसोटोप, हाँ आइसोटोन, इसी को आइसो न्यूट्रॉन को ही आइसोटोन, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉन दोनों मैंने लिख लिया क्या, आइसो न्यूट्रॉन को आइसोटोन भी बोल देते हैं, है ना, आइसो न्यूट्रॉन है, इसी को आइसोटोन भी बोल देते हैं, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक को। जैसे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आप लोग जो क्लास में सुबह क्वेश्चन होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी और भी क्वेश्चन करना है तो समय अगर मिलता है आपके पास तो खुद से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, है ना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप पूछा करो क्लास के बाद, सुबह या शाम में जब भी समय मिले आप क्वेश्चन पूछा करिए, अगर क्वेश्चन कोई नहीं बनता है तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की, याद रखिएगा परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। पहला है उसमें इलेक्ट्रॉन, क्या आपका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा इसकी खोज जो होती है कैसे, एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 1897 में, कौन, तो याद रखिएगा जे थॉमसन। 1897 में ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा खोज होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो याद रखिएगा इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की, और इसकी खोज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा होती है। इसकी खोज कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा होती है। इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड रे क्या होता है, तो याद रखिएगा कैथोड रे उच्च ऊर्जा वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उच्च ऊर्जा वाले, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है, ये भी बंद हो जाता है, स्क्रीन भी बंद हो जाता है क्या, अच्छा वो कॉपी पे नहीं दिख रहा है, अच्छा तो चलो लिख लीजिएगा, बाद में अगर नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा सा वो कर लीजिए कष्ट आज। अगला हम लोग बात करते हैं इस पर, याद रखिएगा, या पहले इसे लिख लेना, इसे ई माइनस से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और याद रखिएगा यह इस पर लिख लीजिएगा, इस पर कैसा आवेश होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता
लिख लिया सभी ने? अब इस पर कितना आवेश होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। हो गया, ठीक। याद रखिएगा इस पर आवेश की बात करें तो इस पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, लेकिन जो इस पर एब्सोल्यूट चार्ज होता है याद रखिएगा वो कितना होता है? एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब कि परम आवेश है ना? परम आवेश जो होता है वो कितना होता है याद रखिएगा? -1 होता है। कितना? -1। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान को सबसे पहले रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन ने रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन पूरा लिखना तो लिख लीजिएगा, हालांकि जरूरी नहीं है। आर.ए. मिलिकन ने 1909 में मापा यानी मेजर किया। इसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक एटम या हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसे कितना होता है अभी हम लोग देखें। पहले आप इसे लिखो, फिर इसके आगे चलते हैं। हाँ, यहां से एक चीज और भी याद रखिएगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है नेगेटिव में होता है, लेकिन चार्ज का वैल्यू कितना होता है? इतना कूलम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा एक कूलम चार्ज बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपल डिवाइड करना होता है इसको, है ना? ये आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं। चला आगे। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं, है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हो गया, ठीक ना? मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है याद रखिएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम लिख सकते हैं, है ना? और इलेक्ट्रॉन जो होता है याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाता है ना? चारों ओर कक्ष में, यानी कक्ष या इसको ऑर्बिट या सेल बोल सकते हैं, चक्कर लगाता है। और इसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण होता है। सबसे हल्का कण यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, इन तीनों में सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद प्रोटॉन की चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा एक पॉइंट और भी लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए जे थॉम्सन को 1906 में फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। और एकमात्र वैज्ञानिक कौन है जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का नोबेल प्राइज मिला है? मैडम क्यूरी ने रेडियम को भी खोजा था, पोलोनियम को भी खोजा था। अच्छा ये आप लोग बता सकते हैं, एक सवाल है कि सबसे पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? मेरा सवाल ये आप लोग सुन नहीं रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा मनुष्य के द्वारा यूज की गई सबसे पहली धातु कौन सी है, जो तांबा बोल रहे हैं। मनुष्य के द्वारा यूज की गई सबसे पहली धातु तांबा है ना? मैंने पूछा कि सबसे पहला मानव निर्मित तत्व, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट में पूछ रहा हूं। यूरिया तो कंपाउंड है। चलिए कोई नहीं, लिख लीजिएगा, वन लाइनर में लिख लेना, आगे कराएंगे ये सब चीज। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट जो उसका नाम है टेक्नीटियम, डिनोट करते हैं टीसी से, एटॉमिक नंबर है इसका 43। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी चैप्टर के अंदर। वुमन में अचानक से आगे सवाल तो सोचे पूछ लें, है ना? अच्छा चलिए, फिर भी याद नहीं आया है। हाँ नाम टेढ़ा है। और एक होता है आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 99, लिख लीजिएगा, पूछ देता है ऐसा विचित्र सब। आइंस्टीन के साथ इनियम, आइंस्टीनियम, है ना? इसका एटॉमिक नंबर होता है 99। चलिए अभी आगे लिखेंगे ये सब, चलेगा ना? एटॉमिक नंबर वगैरह में बताएंगे आपको। अगला है प्रोटॉन। तो याद रखिएगा 1886 की बात है। एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, केनाल रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसी को बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट में ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को खोजते हैं, है ना? जिसे ये उस समय नाम देते हैं क्या? एनोड रे। प्रोटॉन नाम नहीं देते हैं, क्या नाम देते हैं? एनोड रे। याद रखिएगा इसकी खोज एनोड रे के रूप में किसने की? गोल्डस्टीन ने 1886 में की। लेकिन याद रखिएगा इसे प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया। और रदरफोर्ड यहां पर याद रखिएगा दो रदरफोर्ड है केमिस्ट्री के अंदर, एक है डैनियल रदरफोर्ड जिन्होंने नाइट्रोजन को खोजा है, और यहां पर जो रदरफोर्ड है ये कौन से हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है ना? और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में याद रखिएगा, ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं इनके बारे में याद रखना, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है।
नाभिकीय भौतिकी का जनक इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी का जनक कहते हैं इनको। अब प्रोटॉन की बात करें तो याद रखिएगा प्रोटॉन पर, या पहले इसे लिख लो ऐसे कि इसे p प्लस, इसे स्मॉल p प्लस से निरूपित करते हैं। इस पर धन आवेश होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर जो चार्ज होता है याद रखिएगा, इस पर जो आवेश का मान होता है कितना होता है, उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, बट कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, है ना। अब इसका द्रव्यमान देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। सॉरी, ये जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। प्रोटॉन में माइनस नहीं है, प्लस है। अच्छा, अरे ये माइनस तो यहाँ पर पावर है ना जी, पावर का मतलब ये बहुत कम है वैल्यू उसका, है ना, यहाँ पर प्लस होता है। चलिए हो गया। अच्छा, डाउट है किसी का, हाँ देख लेते हैं। सर परमाणु संख्या का कोई ट्रिक बता दीजिए सर, याद हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या जब पढ़ेंगे ना, आपको ट्रिक नहीं, पूरा एकदम पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे, चिंता मत करिए, सब याद हो जाएगा, है ना। अभी तो अच्छा अंग्रेजी में भी लिख के भेजा है कि एटॉमिक नंबर का ट्रिक बता दीजिए, ठीक है, बता देंगे जब पढ़ेंगे ना। अभी पीरियोडिक टेबल में सब एकदम एक एक ग्रुप का बताएंगे कि किसका कितना होता है, सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, जाएंगे सबको याद करवा के जाएंगे एटॉमिक नंबर। अगला है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, याद रखिएगा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, लगभग बराबर है ना, बराबर होता है। और कितना होता है इसका द्रव्यमान, तो याद रखिएगा इसका जो द्रव्यमान है, मास है, दैट इज 1.672 into 10 to power 27 10 to power minus 27 किलोग्राम, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना 1.672 into 10 to power minus 24 ग्राम लिख सकते हैं ना जी। और इसे याद रखिएगा प्रोटॉन को ही इसे एनोड रे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड रे भी कहते हैं। और ये किधर होता है, याद रखिएगा प्रोटॉन नाभिक में मौजूद रहता है, किसमें, नाभिक या न्यूक्लियस में, नाभिक में मौजूद रहता है, नाभिक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में इतनी सी बात अभी आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का खोज 1919 में हुआ था, नहीं रमिता जी, खोज 1886 में हुआ था। प्रोटॉन टर्म जो दिया था ना रदरफोर्ड ने, ये 1919 में दिया था, है ना, ये टर्म जो कॉइन हुआ था ये 1919 में हुआ था। ठीक है, अच्छा हाँ कर, खान सर के नोट्स में 1919 में दिया है, वो 1919 में इसलिए दिया है क्योंकि प्रोटॉन टर्म कॉइन हुआ था 1919 में। ठीक है सर, थोड़ा बड़ा लिखिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, है ना। आगे चलें, अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन याद रखिएगा इसकी खोज जेम्स चैडविक, है ना। और इसको याद रखने का ट्रिक भी है ना जी, ईट पर नाचे करके कुछ ट्रिक है ना, हाँ ईट पर नाचे, है ना, लिख लेना जिसको लिखना है, ऐसे ही सब ट्रिक ठीक ही है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, यहाँ पर गोल्डस्टीन भी याद रखना है आपने, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की, 1932 में की। इसे N0 ऐसे N0 से, या फिर सिंपल N लिख लो, जीरो रहने दो, इसे N से डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। यह आवेशहीन होता है, यह कैसा होता है, आवेशहीन होता है, यानी कि इसका जो चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, 0। इसका मास भी याद रखिएगा हाइड्रोजन के, इसका मास हाइड्रोजन के एक आटम के इक्विवेलेंट होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु के समतुल्य होता है, या परमाणु के बराबर होता है। और इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मतलब मास होता है, ये प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब है ना, हल्का सा ज्यादा, मतलब लगभग बराबर है। कितना ज्यादा होता है आपको अभी कुछ समझ में आएगा। ये होता है 1.675, वहां पर क्या था 1.672, और यहाँ पर 1.675 है, तो बता सकते हैं कितना स्लाइड चेंज है, बस 10 to power minus 27 kg, या फिर 1.675 into 10 to power minus 24 ग्राम। यानी कि जो न्यूट्रॉन है ये सबसे भारी कण है ना, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, और सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। ये टॉपिक हम लोगों का हो गया ना मॉर्निंग में, मॉर्निंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो गया है ना, क्या, हाँ हो गया, हो गया, ठीक है ठीक है, क्या हुआ, अच्छा बहुत सारा नहीं आता, ओके ओके ठीक है ठीक है। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन के बारे में याद रखिएगा, ये भी किधर रहता है, लिख लेना यहीं पे, ये भी किसमें मौजूद रहता है, ये भी न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक में रहता है। और इसलिए याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों चूंकि किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, इसलिए दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे पॉजिट्रॉन। पहले यहां तक लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, हाँ जी है क्या, चलिए ठीक। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन।
तो सबसे पहले याद रखिएगा इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे ई प्लस से ऐसे डिनोट करते हैं, इसे ई प्लस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, क्योंकि ये सिंबल पूछा गया आपके एग्जाम में कि पॉजिट्रॉन को कैसे डिनोट किया जाता है, ई प्लस से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन है, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इसका मतलब यह है ना, इसका सारा गुण जो है ना, हर प्रॉपर्टी जो है इसका, वो कैसा है, वो आपका इलेक्ट्रॉन के जैसा है, बट जो इस पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, इस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इसकी खोज किसने की, याद रखिएगा इसकी खोज कार्ल एंडरसन ने 1932 में ही की, 1932 में की। इस पर जो आवेश का मान होता है, आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और द्रव्यमान जो होता है इसका वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम, और 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों सेम है? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग है, न्यूट्रॉन का मतलब इसका जो पॉजिट्रॉन का मास अलग है, तो दोनों सेम नहीं होता है। तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा पहला कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का, प्रोटॉन तथा पॉजिट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, तो पर चार्ज का यानी आवेश का गुण मतलब जो प्रॉपर्टी है यानी पॉजिटिव तथा मान समान होता है। और याद रखिएगा इसके बाद पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या समान होता है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, चार्ज भी सेम है, लेकिन नेचर कैसा है चार्ज का, अपोजिट है। यहां पर चार्ज का नेचर भी क्या है, यहां पर सेम है ना, बात समझ में आई? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इस तरह से सवाल यहां से बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिनो। सॉरी, चलिए चलें, नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। याद रखिएगा इसकी खोज वोल्फगैंग पॉली, क्या नाम था पूरा, वोल्फगैंग पॉली ने 1930 में की। एक तो ये आपसे सवाल पूछता है, दूसरा कि यह एक आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है, आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है, यानी कि इसका ना तो कोनो आवेश होगा और ना ही कोनो मास होगा, यानी कि इस पर आवेश भी शून्य और द्रव्यमान भी क्या होगा, जीरो, यानी शून्य या शून्य, है ना। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट किया जाता है n 0 और 0, इस तरह से इसे डिनोट करते हैं न्यूट्रिनो को, यानी कि इसका मास भी शून्य, चार्ज भी शून्य, सब शून्य है। अब इसके बाद याद रखिएगा, नोट में 2-3 पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एक होता है मेसॉन पार्टिकल, बस जितना लिखा है इससे ज्यादा नहीं याद रखना आपको। मेसॉन पार्टिकल की खोज, बस ये आपसे पूछेगा कि मेसॉन पार्टिकल की खोज किसने की, तो मेसॉन पार्टिकल की खोज याद रखिएगा युकावा ने की। कब? तो युकावा ने 1935 में की। और इसके बाद याद रखिएगा एक है गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल की खोज पीटर हिग्स, किसने की, पीटर हिग्स ने की। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा ईयर नहीं है, और ना एग्जाम में पूछता है तो याद नहीं रखना है। गॉड पार्टिकल को याद रखिएगा, गॉड पार्टिकल को ही हम लोग हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन पार्टिकल, इसी को कहा जाता है, हिग्स बोसॉन कण भी बोलते हैं इसको। इसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे जितना भी एटॉमिक पार्टिकल है, परमाणविक कण है, वो परमाणविक कण, उसमें सबसे स्थिर कण कौन सा है, सबसे जो शांत रहता है, सबसे स्टेबल जो है वो है आपका प्रोटॉन, है ना, ये अपना शांत पड़ा रहेगा न्यूक्लियस में। और सबसे अनस्टेबल जो रहेगा न्यूट्रॉन, सबसे अस्थिर कण जो होता है वो क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, तो ये सारा जो है आपका पॉइंट यहां से सवाल नहीं न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन बस खाली न्यूक्लियस से ना बंद रहता है, इसलिए नहीं भागता, जैसे न्यूक्लियस को थोड़ा सा एकदम भड़केगा, इसलिए सबसे अनस्टेबल क्या है, न्यूट्रॉन है ना, बस इसको खाली बेड़ी लगा के रखते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा अगर खोल दोगे एकदम भागेगा ये, इसीलिए ना वो क्या कहते हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह जो होता है उसमें कंट्रोल वर्ड का यूज करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं इसको शांत करने के लिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा हो गया, ठीक है। कौन सा? ये सबसे अनस्टेबल कण यानी सबसे अस्थिर कण, ये क्या है आपका, न्यूट्रॉन है। मतलब कि ये कहोगे जो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो अस्थायित्व जिसके पास सबसे ज्यादा रहता है वो किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। और जो सबसे अनस्टेबल यानी कि जैसे इसको आप छोड़िएगा तो बहुत तेजी से मूव करता है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी ज्यादा एनर्जी सबसे, तो वो क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होगा, है ना। न्यूट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल सबसे ज्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर एटम के अंदर है तो स्टेबल है। नॉर्मली अगर बात पूछा जाए कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसमें सबसे स्टेबल कौन सा, तो प्रोटॉन है। सबसे अनस्टेबल कौन सा पार्टिकल होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अभी कहाँ टाइम हुआ है, 7 बजे तक होगा ना, 7 बजे तक होता है ना। हाँ, अरे हमको भी पता है, ये है, फिर ये है ना। तुम लोगों को छुट्टी खाली चाहिए ना, ये तुरंत एकदम। हाँ करेंगे, अभी दूसरा सब्जेक्ट करते हैं, बहुत समय है, चिंता मत करिए। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मॉडल्स। अच्छा स्लाइड पीछे करते हैं। अब एटॉमिक मॉडल में हम लोग कम से कम डाल्टन मॉडल को देख लें। डाल्टन मॉडल और जो थॉमसन मॉडल है ना, ये सब देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल। तो टोटल परमाणु मॉडल है आपका 4। सबसे पहला आपका डाल्टन मॉडल,
ये आता है कभी अपना मॉडल लेते हैं लेकर आते हैं 1808 में, कई किताबों में 1803 मिलेगा, एक्चुअली में 1803 में ये एटम के बारे में बताता है, लेकिन मॉडल जो आता है कभी आता है 1808 में आता है। दूसरा आता है आपका थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन मॉडल ये आपका आता है 1904 में, अलग अलग किताबों में आपका ये अलग अलग होगा, लेकिन आपको याद रखना है 1904। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला आता है रदरफोर्ड मॉडल, ये कब आता है इन 1911। और चौथा याद रखिएगा आता है बोर मॉडल, और ये कब आता है, आता है 1913 में। ये लिखाने का इसलिए मतलब एक जगह पे क्योंकि मैच करने के लिए आपका पूछ दिया जाता है, एक तरफ मॉडल्स के नाम दे देंगे, एक तरफ ईयर दे देंगे, बोल देंगे मैच करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके, थोड़ा इतिहास में हम लोग चलते हैं। हाँ लिख लीजिए कोई बात नहीं है। अब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, और हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फिलॉसफी, डिफरेंट आप लोगों ने दर्शन पढ़ा होगा, है एंशिएंट हिस्ट्री में। उसमें एक फिलॉसफी थी वैशेषिक फिलॉसफी, वैशेषिक दर्शन। किसने दिया था? कनाद ने। एक्चुअली याद रखिएगा, भारत में एक ऋषि हुआ करते थे महर्षि कनाद, महर्षि कनाद, और इन्होंने एक दर्शन या वैशेषिक दर्शन, या जैसे हम कहते हैं वैशेषिक फिलॉसफी, है ना, क्या हुआ? हाँ लिखना है इसको, है ना। वैशेषिक दर्शन दिया, कब की बात है ये? तो लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है, यानी 500 बिफोर क्राइस्ट या बीसी। वैशेषिक दर्शन में इन्होंने कहा कि कोई भी तत्व जो है 5 कणों से मिलकर बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, सुना है ना आपने, है ना। तो इन्होंने कहा कि कोई भी तत्व जो है ना, इन्होंने कहा कोई भी तत्व किसी भी मतलब पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को जब विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परम अणु कहते हैं। उसे परम अणु, परमाणु नहीं बल्कि परम अणु कहते हैं, मतलब एक साथ कह सकते हैं आप परमाणु से परम अणु कहते हैं। सेम इन्होंने ऐसा कहा कि किसी भी पदार्थ को आप विभाजित करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल मिलेगा वो क्या होगा? वो आपका परम अणु होगा। इसी के समकालीन एक देश है ग्रीस। ग्रीस में एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। बात वही 500 बीसी की, लगभग 450 बीसी के आसपास डेमोक्रिटस थे, और इनके सब कर्मी थे ल्यूकिपस। ल्यूकिपस इन दोनों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमको लगा क्या हो गया भाई इतना गुस्सा, हाल कर ले कोई बात, हम डर गए क्या हो गया था। चलिए कोई, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस जो है, इन्होंने कहा कि जब भी किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, सेम यही बात इन्होंने कही कि जो सबसे छोटा कण मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम यानी हिंदी में परमाणु कहेंगे, लेकिन इन्होंने एटम वर्ड का यूज किया था। और इस बार आप सवाल देखिएगा, बीपीएससी में भी पूछा गया था कि एटम वर्ड का यूज किसने किया था सबसे पहले? एटम वर्ड इज कॉइन्ड बाय हूम? याद रखिएगा, ये वर्ड यूज किया था किसने सबसे पहले? डेमोक्रिटस ने यूज किया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये जो एटम वर्ड है ये आया कहां से है? ये याद रखिएगा एक ग्रीक वर्ड है एटोमोस, ग्रीक शब्द है एटोमोस, इससे आया एटम, और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या होता है इसका मतलब? एटोमोस का मतलब होता है अविभाज्य, यानी कि जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इनडिविजिबल, अविभाज्य। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एटोमोस, तो इसका मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है एटोमोस जो है ये किस प्रकार का वर्ड है? अरबिक है, ग्रीक है ना, लैटिन है ना, तो ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब आता है पहला एटॉमिक मॉडल, डाल्टन का मॉडल। हाँ, लेकिन इन्होंने एटम वर्ड का यूज नहीं किया, इन्होंने परम अणु बोला। हाँ, दोनों समकालीन है, एक समय चल रहा है। ये भारत में बता रहा हूं, वो ग्रीक में बता रहा हूं, वो ग्रीक फिलोसोफर है, ये इंडियन फिलोसोफर है, समकालीन थे दोनों। हाँ, परमाणु बताया था इन्होंने, लेकिन एटम वर्ड आपसे पूछा जाए, एटम वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? डेमोक्रिटस ने। और जब भी एग्जाम में पूछा जाए ना इस तरह से कि एटम वर्ड का यूज किसने किया, तो वहां पर डेमोक्रिटस लगाना, कनाद नहीं लगाना, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस इंडियन फिलोसोफर ने ये कहा कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो सबसे छोटा कण से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं, तो वो तब आपको कनाद लगाना है ना। मतलब हिंदी इंग्लिश, हाँ नाम हिंदी इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा आपका, उधर लिखा रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इंग्लिश में एटम है, आपको डेमोक्रिटस के साथ जाना है, ठीक है। आगे चलें। अब नेक्स्ट है आपका पहला मॉडल है डाल्टन मॉडल। यह आता है 1808 में। याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कोई भी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कोई भी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिसे एटम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि एटम जो है, परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ये बात कहते हैं कि एटम जो है वो क्या है आपका? इनडिविजिबल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि एटम जैसे ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद ये कहते हैं किसी तत्व के, कोई भी अगर मान लीजिए एलिमेंट है, कोई समान, किसी समान तत्व के, याद रखिएगा किसी समान तत्व के परमाणु क्या होते हैं? किसी समान तत्व के परमाणु जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं।
कहते हैं कि एटम ऑफ सेम मैटर, जो मतलब एक जैसा अगर तत्व है तो उसका एटम में क्या होगा, आपका समान होगा। यानी किसी भी एटम के सभी जो एटम, किसी भी एलिमेंट के सभी जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। इसके बाद कहते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये सब इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसमें बताया अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसके बाद ये अगली बात कहते हैं कि एलिमेंट यानी तत्व, जो वर्ड किसने दिया है बताओ आप लोग, एलिमेंट वर्ड किसने दिया, ये टर्म एकदम याद नहीं करेंगे सर आप, कितना याद करवा लीजिए ना। रॉबर्ट बॉयल ने, कब, 1661 में। अच्छा रबर गिर गई है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट जो है, ये कहता है एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिलकर, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाएंगे। अरे बताओ भाई, एलिमेंट को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे क्या बनेगा, यौगिक। तो इन्होंने कहा एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये था डाल्टन का मॉडल, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसे लिखिए। अब 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग इस कल जो है, कल का टॉपिक हम लोग जो बाकी का मॉडल है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, पहले सुन लीजिएगा क्या क्या हम लोग कल करने वाले हैं। बता जितना रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, कल हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सब, है ना, हाइजेनबर्ग का ऑब्बा प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, है ना। कल की क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि पूरा कल का क्लास जो है कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, ठीक है। तो अभी 7 बजे हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं फिजिक्स को। आप लोगों को पानी वगैरह पीना है, पी लीजिए सब जो भी